तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज अपनी पशु परिचर टेस्ट सीरीज के सेकंड पेपर जो सीरीज है उसका फर्स्ट पेपर है। और उसमें अपन सॉल्यूशन और डिस्कशन करेंगे जो वेटनरी सेक्शन है या पशुपालन सेक्शन है। और वैसे अपने को सबको पता है कि जो नया सिलेबस चेंज हुआ है जिसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन भी हुए, कुछ पुराना भी रखा है, कुछ नया भी है। उन सभी बातों में से अपन आज का जो पहला टेस्ट है उसके अंदर पाचन तथा जनन के बारे में मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन अपने बनते हैं और उन क्वेश्चंस का क्या आंसर है और उन क्वेश्चन के साथ साथ में बाकी ऑप्शन को किस तरीके से अपन सॉल्व करें उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। टेस्ट संख्या पहला है और वेटनरी के बारे में अपन वेटनरी के जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन अपना है कि मुंह के द्वारा निगला हुआ भोजन क्या कहलाता है। पहली बात अपन ने जैसे डिस्कशन किया कि ये सारा का सारा वेटनरी का है, दूसरे सब्जेक्ट से न जोड़े। तो अपने मेनली कि मुंह के द्वारा निकला हुआ भोजन किसके, एनिमल्स के द्वारा। तो एनिमल्स के मुंह के द्वारा भोजन क्या कहलाता है। अब इसमें तीन चार अपने पास ऑप्शन आए हुए हैं। पहला ऑप्शन आया हुआ है कड, दूसरा ऑप्शन आया हुआ है बोलस, तीसरा है काइम और चौथा है नन। तो सबसे पहले तो कड क्या होता है। कड वो चीज होती है कि एक बार पशु भोजन जो ग्रहण किया और वो उसके रूमन में गया और रूमन में गया हुआ भोजन का पार्ट जो वापस मुख में आता है, यानी कि रूमन टू माउथ, रूमन टू माउथ जो चीज है वो क्या कहलाती है, कड। दूसरी चीज है अपने पास ऑप्शन में बोलस। तो बोलस क्या होता है, भोजन का वो पार्ट जो मुख से स्टोमक में या रूमन में गया, तो वो निगला हुआ भोजन कहलाता है, वो बोलस कहलाता है। तीसरी चीज होती है काइम। काइम वो चीज होती है जो स्टोमक, यानी कि स्टोमक के चार पार्ट रूमिनेंट में अपन मानते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, यानी कि जो एबोमेजम से पाचित हो गया और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया उसको अपन कहेंगे काइम। तो जो काइम होता है वो हो गया जो एबोमेजम से पाचित भोजन जो छोटी आंत में चला गया। तो इसका मतलब आंसर अपने पास आ गया बोलस। सेकंड क्वेश्चन है कि गाय में कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अपने को सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब ह्यूमन में होता है यानी इंसान में होता है या मोनोगेस्ट्रिक में होता है तो उसका आंसर पहला ही ऑप्शन जाता है ग्लूकोज। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पहली चीज दी हुई है कि गाय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो गाय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो मुख्य रूप से किसके रूप में होता है, अंतिम उत्पाद उसका बनता है वो वोलेटाइल फैटी एसिड बनता है। अब अपने को पता है कि अमीनो एसिड किस में बनता है, तो जहां प्रोटीन का पाचन होगा वहां अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, एमिनो एसिड्स। तो इसमें वोलेटाइल फैटी एसिड में अपन यदि बात करें वीएफए, अपन ने पहले भी क्लासों के अंदर भी डिस्कशन किया था कि तीन प्रकार के वीएफए होता है जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं बप्पा, ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड तथा एसिटिक एसिड। ठीक है, इनका भी अपने पास फॉर्मूला होता था याद रखने का कि मात्रा के अनुसार कौन सा पार्ट होता है और एटीपी के अनुसार, तो वो चीजें सारी अपने को याद रखनी पड़ेगी वोलेटाइल फैटी एसिड के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में प्रोटीन तथा वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद क्रमशः क्या होता है। अभी अपन ने देखा गाय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद, तो वहां क्या देखा था अपन ने, वीएफए वोलेटाइल फैटी एसिड। लेकिन घोड़े में प्रोटीन, तो प्रोटीन आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, एमिनो एसिड्स पहली चीज। तो एमिनो एसिड ऑप्शन में कौन से में दिया हुआ है, चौथे में। तो इसका मतलब सीधा सीधा अपने पास आंसर जा रहा है क्या, एमिनो एसिड। अब यदि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ग्लूकोज हो नहीं सकता, गैलेक्टोज हो नहीं सकता, ग्लूकोज हो नहीं सकता। तो ऑप्शन के अनुसार अपने पास सीधा सीधा आंसर आता है एमिनो एसिड। फिर आता है वसा, तो वसा का आंसर क्या जाएगा अंतिम उत्पाद के रूप में, वसीय अम्ल। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, ये रहा वही वापस क्वेश्चन आ गया कि कार्बोहाइड्रेट गाय में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड। कौन कौन से, ब्यूटायरिक, प्रोपियोनिक और एसिटिक एसिड का अवशोषण किस विधि से होता है। अब ये अवशोषण मुख्य रूप से जो वोलेटाइल फैटी एसिड वो बनते हैं वो कहां बनते हैं, रूमन के अंदर। अब इसके बाद रूमन में यदि बन गए तो उनका अवशोषण किस तरीके से होगा, निष्क्रिय विसरण द्वारा। यानी कि यदि अपन इनके वोलेटाइल फैटी एसिड के अवशोषण की बात करें तो वो अवशोषण होता है निष्क्रिय विसरण द्वारा। निष्क्रिय विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन। निष्क्रिय मतलब पेसिव डिफ्यूजन। पेसिव का मतलब वो हो गया जिसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार का यदि
विसरण या अवशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय विसरण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया, गाय और घोड़े में प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है? अब यदि अवशोषण की बात करें तो सबसे पहले तो अपने पास स्टोमक में तो क्या होता है? मेनली डाइजेशन यानी कि पाचन। अवशोषण उसके बाद शुरू होता है, तो इसका मतलब स्टोमक तो होता नहीं। अब इसके बाद मुख्य रूप से जो प्रोटीन का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में भी ज्यादा पदार्थों का अवशोषण नहीं होता, मुख्य रूप से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत में। ठीक है, लीवर है तो लीवर मुख्य रूप से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जहर को कम करने का काम करता है। तो अवशोषण में भी इसका ज्यादा रोल नहीं होता, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास? छोटी आंत। अब छोटी आंत में भी कौन कौन से पार्ट होते हैं? अपने छोटी आंत के अंदर अपन बात करें तो छोटी आंत के अंदर डूडोनम, जेजुनम तथा इलियम, तो उसमें मुख्य रूप से अपने अवशोषण के पार्ट होते हैं वो छोटी आंत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना, गाय और घोड़े में वसा का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो वसा का अवशोषण जेजुनम में होता है। और मुख्य रूप से यदि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का भी छोटी आंत के, ये तीनों पार्ट है, उसमें भी छोटी आंत में मुख्य रूप से इलियम के अंदर प्रोटीन का होता है और जेजुनम के अंदर वसा का अवशोषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास 131 हो गया। उसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज किससे बना होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है माल्टोज। क्या बनता है? माल्टोज। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनता है? सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज मुख्य रूप से किसका बनता होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस किस स्थिति में संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस मुख्य रूप से वायवीय में भी होता है, अवायवीय में भी होता है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? दोनों में होता है। अब वायवीय श्वसन मुख्य रूप से ये पाचन का पार्ट न हो के श्वसन का पार्ट है, लेकिन चूंकि ये एक ऊर्जा के रूप में काम करता है इस कारण इसको अपन पाचन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है कि ग्लाइकोलाइसिस। मैंने एक क्वेश्चन और भी दिया है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास क्वेश्चन हो सकता है। क्रेब्स साइकिल का उचित स्थान क्या होता है? तो क्रेब्स साइकिल का उचित स्थान होता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये होता है क्रेब्स साइकिल। दोनों क्या चीज होती है? ऊर्जा देने के साइकिल होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा होता है। क्रेब्स साइकिल होता है वो वायवीय में होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है वो वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के सिस्टम में चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आमाशय के किस भाग को सत्य आमाशय यानी कि ट्रू स्टोमक कहा जाता है? अब ट्रू स्टोमक के अंदर अपन देखते हैं कि जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट के अंदर 4 भाग होते हैं। किसके? स्टोमक के। कौन कौन से? रूमन, पहली चीज रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। अब रूमन में मुख्य रूप से क्या होता है? जो उसका किण्वन या फर्मेंटेशन की बात करें, रेटिकुलम हो गया, फिर ओमेजम और एबोमेजम। चूंकि एबोमेजम के अंदर HCl का सीक्रेशन होता है, इसी कारण सीक्रेटरी इसमें ग्लैंड पाई जाती है। और सीक्रेटरी ग्लैंड पाए जाने के कारण इसका जो आकार होता है वो किसके जैसा फंक्शन होता है? वो ट्रू स्टोमक के जैसा फंक्शन होता है। इस कारण इस एबोमेजम को ट्रू स्टोमक कहा जाता है। ऊंट और लामा, ऊंट और लामा में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? अब अपने को पता है कि अपन ट्रू रूमिनेंट नहीं कहते किसको? ऊंट को। ऊंट है वो दिखने में रूमिनेंट के जैसा ही होता है, लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि ऊंट के अंदर पेट के 4 भाग ना होकर पेट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ट्रू स्टोमक तो होता है। ट्रू स्टोमक कौन सा होता है? एबोमेजम। तो हटा कौन सा? ओमेजम। यानी कि आंसर जाएगा इसका क्या? ओमेजम। रूमन रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं, एबोमेजम प्रेजेंट रहता है, लेकिन ओमेजम होता है वो एब्सेंट होता है कि इसमें ऊंट और लामा के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, रेटिकुलम से किण्वित भोजन का वापस मुंह में आना क्या कहलाता है? अब अपन ने जो अपना पहला क्वेश्चन था वहां देखा था एक शब्द कट, यानी कि ये कह सकते हैं कि रूमन से वापस आना या रेटिकुलम से वापस आना वो क्या है? कड। तो कड का वापस मुख में आना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रीगर्जिटेशन।
अब ये 3-4 चीजें हैं, रिगर्जिटेशन, रीस्वेलोइंग, रीमेस्टिकेशन, इनके बारे में अपन बात करें तो ये होता क्या है। अब काम की चीज है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, ठीक है। अब मेस्टिकेशन का मतलब हो गया चबाना, ठीक। अब रीमेस्टिकेशन यानी कि दोबारा चबाना, यानी कि भोजन वापस आया, उसको वापस चबाया, तो वापस चबाना है तो वो क्या कहलाता है, रीमेस्टिकेशन। लेकिन इसने क्या पूछा, भोजन का वापस मुख में आना। यदि ये कहता दोबारा चबाना तो आंसर जाता रीमेस्टिकेशन। अब जो दोबारा चबाया, चबाने के बाद वापस उसको पेट में धकेलना, उसको बोलते हैं रीस्वेलोइंग। स्वेलोइंग मतलब निगलना और पुनः निगलना। एक बार तो चूंकि उसने पहले बोलस फॉर्म में निगल दिया भोजन को, अब वो बोलस फॉर्म के अंदर जो गया रूमन में रेटिकुलम के, वहां से वापस आया तो क्या हो गया, रिगर्जिटेशन। अब रिगर्जिटेशन होकर वापस क्या होगा, रीमेस्टिकेशन, वापस चबाया जाएगा, उसको वापस चबाने के बाद वापस निगला जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, रिगर्जिटेशन। निम्न में से जुगाली का भाग नहीं है। अब जुगाली का भाग, जुगाली क्या होती है, नॉर्मली क्या कहते हैं, रिगर्जिटेशन, यही होता है जुगाली। तो रिगर्जिटेशन का मतलब जुगाली का अर्थ ही हो गया। अब रिगर्जिटेशन के पार्ट हो गए तो रीमेस्टिकेशन भी होता है, रीस्वेलोइंग होता है, लेकिन हैबिलिएशन, रिहेबिलिएशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिहेबिलिएशन का मतलब हैबिटेट के रूप में उसको रखना, यानी कि ये इसका आंसर जाएगा जिसका जुगाली से कोई संबंध नहीं है। रिहेबिलिएशन का जुगाली से कोई संबंध नहीं। भेड़ और बकरी में गर्भ परीक्षण यानी कि पीडी, पीडी का मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, क्या, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, ठीक है। अब चूंकि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के अलग अलग टाइप होते हैं, रूमिनेंट्स के अंदर किस तरीके से किया जाता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और चूंकि ये जनन का पोर्शन है, जनन के पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 में से अपने जो मेन एग्जाम है उसमें आप ये मान के चलो कि 25 में से 2 से लेकर 5-6 क्वेश्चन तक जनन से आ सकते हैं। तो मैक्सिमम एक ही पोर्शन से 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं जनन का, इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपने को पता है गायनिकोलॉजिकल पोर्शन ही सबसे मेन पोर्शन होता है। अब सिंपल सी, क्यों, चूंकि अपन जानते हैं भेड़ और बकरी का जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होता है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपन देखते हैं कि एब्डोमन जो है, उसका पेट है, उसको ऊपर उठाकर देखा जाता है, उससे अपन गर्भ परीक्षण करते हैं, यानी कि एब्डोमिनल पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है उसको महसूस करना, किसी चीज को महसूस करना, वो क्या कहलाता है, पाल्पेशन। और एब्डोमन के द्वारा यदि पाल्पेशन किया जाता है तो भेड़ बकरी में इसी प्रकार के द्वारा पीडी की जाती है, यानी कि एब्डोमिनल पाल्पेशन है वो सही आंसर जाएगा। अब रेक्टल पाल्पेशन, रेक्टल का पाल्पेशन का मतलब अपन यदि एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर देखें तो नीचे गायनेकोलॉजिकल पोर्शन होता है, ऊपर रेक्टम होता है और नीचे वेजाइना, फीमेल की यदि बात करें, ठीक है। तो अपन रेक्टम के द्वारा हैंड इंसर्ट करके यदि पीडी करते हैं, रेक्टम के अंदर हैंड इंसर्ट करके यदि अपन पीडी करते हैं यानी कि गर्भ परीक्षण करते हैं तो वो कहलाता है रेक्टल पाल्पेशन। चूंकि रेक्टल पाल्पेशन के अंदर अपने को हैंड इंसर्ट करना पड़ता है और ये चीज भेड़ और बकरी के अंदर संभव नहीं होती, इसलिए रेक्टल पाल्पेशन नॉर्मल लार्ज एनिमल में किया जाता है, ठीक है। तो रेक्टल पाल्पेशन किसमें किया जाता है, लार्ज एनिमल। क्यूबोनी टेस्ट और एजे टेस्ट, ये दोनों टेस्ट क्या होते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं। कैसे टेस्ट है, हार्मोनल। हार्मोनल टेस्ट क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं ह्यूमन के अंदर यदि प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और वो स्ट्रिप के द्वारा पता लगाया जाता है। उसी प्रकार से घोड़ी के अंदर मेयर, घोड़ी को क्या बोलते हैं अपन, मेयर, घोड़ी के अंदर इसी प्रकार से जब प्रेगनेंसी होगी तो उसमें हार्मोनल चेंजेज आएंगे और उन हार्मोनल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो कुबोनी टेस्ट और एजेड टेस्ट होते हैं। ये दोनों टेस्ट किस में काम आते हैं, घोड़ी के गर्भ परीक्षण में काम आते हैं, ठीक है। तो रेक्टल पाल्पेशन किस में हो गया, लार्ज एनिमल में हो गया। कुबोनी टेस्ट किस में हो गया, एजे टेस्ट किस में हो गया, दोनों घोड़ी के अंदर काम आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे पहला लक्षण। अब सिंपल सी, यदि अपने से पूछा जाता है कि गाय में गर्भ परीक्षण का क्या तरीका होता है तो रेक्टल पाल्पेशन, ठीक।
अब उसमें पहला लक्षण क्या होता है? चूंकि अपने को पता है कि गर्भ परीक्षण के लिए गर्भ का होना आवश्यक है, और गर्भ जब भी धारण करेगा पशु, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कार्पस ल्यूटियम बनेगी। यदि कार्पस ल्यूटियम नहीं बन रही है, इसका मतलब पशु गर्भ धारण नहीं करेगा। क्योंकि क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है उसी के द्वारा, क्योंकि पहले ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल में से बना कॉर्पस एल्बिकेंस। अब क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम है, वहां से ग्राफियन फॉलिकल में से अंडा निकलेगा, वहां से एल्बिकेंस बनेगा, और वही वापस कार्पस ल्यूटियम के अंदर फॉर्म करेगा, और यही पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। यही पूरे प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। यानी कि पहला लक्षण क्या है, एक अंडाशय में पूर्ण विकसित सीएल का समूह होना। ठीक। दूसरा, मध्य गर्भाशय धमनी का महसूस होना, ये बाद की बात है, क्योंकि मध्य धमनी यानी 3 मीटर्स, और 3 मीटर्स नॉर्मली अपन कब देखते हैं, 90 दिन में। और यदि सीएल है तो सीएल नॉर्मली अपने को कब दिख जाती है, 20 दिन में। भ्रूण का महसूस होना, अब भ्रूण का महसूस होना ये सामान्य रूप से अपन अलग अलग है कि 90 डेज के बाद इसको अपन थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 3 मीटर्स है वो अपने को पता चल जाएगा। भ्रूण की झिल्लियां यानी कि फीटल मेम्ब्रेन का पता लगाना, ये लगभग अपने को 40 दिन में पता लगना शुरू हो जाता है। कितने दिनों में, 40 दिन में। 40 दिन में अपने को तो फीटल मेम्ब्रेन, यानी कि पहला लक्षण क्या है, गाय के गर्भ परीक्षण का सबसे पहला लक्षण क्या है, सीएल का महसूस होना। इसके बाद आता है रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा गाय के गर्भ परीक्षण करते समय 3 मीटर्स यानी मध्य गर्भाशय धमनी का महसूस होना किस समय देखने को मिलता है। अब 3 मीटर्स को याद रखने का तरीका होता है 90 दिन। 90 दिन का मतलब हो गया कि 80 से 120 दिन, गर्भ काल के 80 से 120 दिन में अपने को क्या पता चल जाता है, 3 मीटर्स का पता चल जाता है। और इसके द्वारा ही अपन 3 मीटर्स को द्वारा ही 3 मीटर्स होता है क्या है, रेक्टल पाल्पेशन करेंगे, रेक्टम के अंदर हाथ डालेंगे, तब अपने को उसका जो पेल्विक ब्रिम होता है, पेल्विक ब्रिम के लेफ्ट या राइट साइड के अंदर जिस साइड में भी अपने को धमनी है, धमनी ऐसे पाइप के अंदर से पानी जाते हुए ऐसी महसूस होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, 3 मीटर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर 3 मीटर्स के अंदर यदि गर्भकाल में 150 दिन का मतलब हो गया 5 महीने। 5 महीने में अपने को फीटस फील नहीं होता है, क्योंकि ये डेप्थ में चला जाता है, एब्डोमिनल की तरफ चला जाता है, इस कारण अपने को फील ही नहीं होता है। ठीक है। गाय, ऐसी गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, गर्मी में रहती का मतलब गर्मी के मौसम में रहती, ये नहीं होता। इसका मतलब है कि गर्मी का मतलब होता है हीट में, हीट का मतलब होता है ताव में। ताव का मतलब पशु अपने यदि कहें कि पशु ने उस टाइम की पाला करना, अपने यदि लोकल लैंग्वेज में कहे तो हीट या ताव यानी कि गर्मी। और हीट में रहने का मतलब होता है कि वो हीट के मुख्य साइन क्या होते हैं लार्ज एनिमल में, रंबाना, बार बार उठना बैठना, दूसरे पशु के ऊपर माउंटिंग करना, तो वो सारी चीजें होती है। अब दूसरे पशु के ऊपर माउंटिंग कौन करता है, नॉर्मली कौन करता है, बुल करता है। तो यदि जो पशु है वो हमेशा गर्मी में रहेगा यानी कि हीट में रहेगा, तो वो कैसा दिखेगा, वो बुल जैसा दिखेगा। यानी कि इस प्रकार की जो गाय होगी वो क्या कहलाएगी, बुलर काउ। इस प्रकार की गाय क्या कहलाएगी, बुलर काउ, यानी कि ये भी सही है। अब चूंकि अपन कहते हैं कि जो पशु हमेशा हीट में रहता है तो उसको कहा जाता है निम्फोमेनिक काउ। निम्फोमेनिक कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर पशु हीट में होता नहीं है, लेकिन वो हीट के जैसे हमेशा लक्षण प्रदर्शित करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निम्फोमेनिक काउ कहते हैं। तो ऐसी गाय के अंदर जो हमेशा गर्मी में रहेगी उनको क्या है, तो बुलर काउ भी कहेंगे और निम्फोमेनिक काउ भी कहेंगे। तो आंसर क्या जाएगा, दोनों। अब आती है बात, टी आकृति का गर्भाशय किसमें पाया जाता है। क्योंकि अपन गर्भाशय की बात करें तो एनिमल्स में एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसके तहत गर्भाशय की आकृति के आधार पर एक वाई प्रकार का होता है, एक टी प्रकार का होता है। यानी कि उसमें वाई प्रकार में क्या होंगे, दोनों हॉर्न होंगे, वो बराबर रूप में ऐसे वर्टिकल रूप में रहेंगे, और फिर उसका मेन बॉडी रहेगी। तो ये होता है वाई प्रकार का। टी में क्या है, दोनों हॉर्न है वो 180 डिग्री पे ऑब्लिगेट सिचुएशन में रहेंगे, और उसकी जो बॉडी रहेगी वो उसके टी के रूप में रहेगी। अब इसमें क्या होता है,
तो मेन चीज है कि टी आकार का गर्भाशय किस में पाया जाता है। तो टी आकार का गर्भाशय मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, घोड़ी के अंदर पाया जाता है। और वाई प्रकार का जो गर्भाशय होता है वो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, रूमिनेंट्स पशुओं में। किस में पाया जाएगा, रूमिनेंट्स पशुओं में। किस प्रकार का पाया जाएगा, वाई प्रकार। तो रूमिनेंट यदि इसमें वाई आकृति का जाता तो आंसर जाता गाय, और टी प्रकार का पूछा है तो इसका आंसर क्या जाएगा, घोड़ी में। तो टी आकृति का गर्भाशय किस में पाया जाता है, घोड़ी में। गाय में एआई कब और कहां करनी होती है। कहां का मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कहां पे अपन सीमन का डिपोजिशन करते हैं। एआई के अंदर अपन सीमन जो डालते हैं वो सीमन अपने को कहां डालना होता है, एआई। एआई का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। अब कृत्रिम गर्भाधान के अंदर अपने को सबको पता है कि गाय के अंदर एआई की जाती है, वो मिड हीट के अंदर की जाती है। तो इससे तो अपना आंसर होना नहीं है क्योंकि सबके अंदर मिड हीट दिया हुआ है। अब मिड हीट दिया हुआ है तो कहां डालना है, तो मिड सर्विक्स में। अब सर्विक्स क्या होती है, सर्विक्स वो पोर्शन होता है जिसमें ओब्लिक रिजेज पाए जाते हैं। इन ओब्लिक रिजेज के अंदर अपने को मिड सर्विक्स में सीमन का डिपोजिशन करना होता है। और मिड सर्विक्स के बाद यूट्रस होता है, वेजाइना मिड सर्विक्स से बाहर होती है, फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के भी बाद होता है। तो ये हो नहीं सकता, वेजाइना बाहर सर्विक्स से बाहर रहेगा तो वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। और यूट्रस है तो वो ज्यादा इन डिपोजिशन हो जाएगा तो उसका सीमन का अंदर जो शुक्राणु है या स्पर्म है उनका कैपेसिटाइजेशन नहीं हो पाता है। इस कारण मिड सर्विक्स में अपने को सीमन डिपोजिशन करना होता है। इसके बाद है जीवित भ्रूण को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है। अब सिंपल सी बात है, सही तरीके हैं, बाकी तो एक होगा जो नहीं है। तो जीवित भ्रूण बाहर निकालना है मेन चीज, ठीक है। भ्रूण को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है। तो इसमें जीवित भ्रूण में पहली चीज तो अपने म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन अपन दो तरीके पढ़ते हैं। एक तो होता है जो जेनेटिक्स के अंदर आता है, एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में। उसके अंदर म्यूटेशन में क्या होता है, जीन में अवांछित परिवर्तन होना। यानी कि जेनेटिक्स की दृष्टि से यदि अपन देखें तो म्यूटेशन होता है वो गलत बात होती है या गंदी चीज होती है या अनवांटेड चीज होती है जिसको अपन प्रिफर नहीं करते। यानी अपन ये मानते हैं कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि गायनी के हिसाब से अपन देखें तो गायनी के हिसाब से म्यूटेशन तो जरूरी है। बिना म्यूटेशन आप प्रसव क्रिया करवा नहीं सकते यदि डिस्ट्रोफिया है तो उस कंडीशन में। यानी कि म्यूटेशन के द्वारा सही तरीका है, बिल्कुल सही बात है, ये सही तरीका है। फोर्स्ड ट्रैक्शन, कई बार क्या होता है कि वो प्रसव के दौरान बच्चा या भ्रूण या पशु का नवजात बच्चा जो बाहर निकलने वाला है वो बाहर नहीं निकलता, तब अपन उस पर प्रेशर लगाते हैं, जोर के द्वारा उसको अपन बाहर निकालते हैं। वो उस कंडीशन के अंदर भी जीवित भ्रूण बाहर निकाला जाता है। फिर आता है सी सेक्शन, ऑब्लिक के द्वारा उसके एब्डोमिनल कैविटी का जो पीछे का पोर्शन है वहां से ऑब्लिक इंसिजन लगा के यदि अपन भ्रूण को बाहर निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सी सेक्शन। सी सेक्शन का मतलब सिजेरियन सेक्शन। और सिजेरियन के द्वारा भी अपन जीवित भ्रूण को बाहर निकालते हैं। तो बचा कौन सा, फीटोटॉमी। अब फीटोटॉमी होता क्या है, जो भ्रूण है उसको अपन बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि कई बार मोनस्टर कंडीशन आ जाती है। मोनस्टर में क्या होता है, जैसे 4 पैर की जगह वहां पे 8 पैर आ गए, एक सिर की जगह 2 सिर आ गए, 3 सिर आ गए। तो उस कंडीशन में अपन सिजेरियन सेक्शन से भी फीटस को कई बार रिस्क रहता है। और यदि, और दूसरी बात है, यदि अपने को पता चल गया कि फीटस है वो डेड है और फीटस डेड है तो उस कंडीशन में अपन जो मदर है यानी कि फीमेल एनिमल है उसको अपन ज्यादा पेन ना दे क्योंकि फीटस की तो डेथ हो चुकी। तो अपन उसकी फिटोटॉमी करेंगे। फिटोटॉमी का मतलब होता है उस फीटस के पोर्शन को काटना। जैसे सबसे पहले अपन लिम्स को काटेंगे, पैरों को काटेंगे, फोर लिम्स को काटेंगे। यदि उसकी पोस्टीरियर पोजीशन है तो हाइंड लिम्ब को काटेंगे। उस तरीके से अपन पहले अलग अलग पोर्शन काटते हुए उसकी साइज को छोटा करेंगे और उसको फिर ट्रैक्शन के द्वारा बाहर निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमन बना होता है। सीमन अब किसका बना होता है, सीमन में देखिए आप, पहली चीज कि सीमन के अंदर अपने को पता है कि ब्लड नहीं होता, पहली चीज, ठीक है, ब्लड नहीं होता। रक्त प्लाज्मा नहीं, और रक्त प्लाज्मा नहीं। अब सीमन के अंदर अपने को यह भी पता है कि सीमन में एग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एग। तो अंडा भी नहीं हो सकता। आंसर क्या जाएगा,
शुक्राणु प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा मिलकर क्या बनाता है? सीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के समय गर्भाशय का शिथिल पड़ जाना। गर्भाशय का शिथिल पड़ जाना, शिथिल का मतलब क्या कहते हैं अपन? अपन कहते हैं ना कोई यदि ढीला डाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट। ये तो ढीला डाला है, इनर्ट है, किसी चीज में काम नहीं आता, यानी कि कोई अपनी रिएक्शन नहीं देता। यदि इनर्ट है तो इसका मतलब किसका? किसका इनर्ट? यूट्रस का। किसका इनर्ट होना? यूट्रस का। तो यूट्रस का इनर्ट होना क्या कहलाता है? यूट्राइन इनर्शिया। तो आंसर क्या हो गया अपने पास? यूट्राइन इनर्शिया। अब यूट्राइन मिल क्या होता है? जो यूट्रस का फ्लूइड हो गया उसको रिंग वॉर्म। अब कई बार क्या होता है, सर्विक्स है, वो सर्विक्स अपन कहते हैं ना कि मुख नहीं खुला, बच्चेदानी का मुख नहीं खुला, तो उसको बोलते हैं रिंग वॉर्म कंडीशन, यानी कि सर्विक्स का ओपनिंग नहीं होना। फिर आता है यूट्राइन टॉर्जन। यूट्रस का जो एक्सिस है उसी एक्सिस पे राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाना, तो वो क्या कहलाता है? यूट्राइन टॉर्सन कहलाता है। प्रसव के समय गर्भाशय का शिथिल पड़ना क्या हो गया? यूट्राइन इनर्शिया हो गया। शुक्राणुओं को ऊर्जा किस पदार्थ से प्राप्त होती है? तो शुक्राणुओं को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे होती है? फ्रक्टोज से। ठीक है, फ्रक्टोज से। किससे होती है? फ्रक्टोज से। लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अपने पहले भी आया था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या कहलाता है? लैक्टोज कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपने को ऊर्जा की बात करें, सुक्रोज मीठी शुगर है, इस कारण शुक्राणुओं को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? फ्रक्टोज से। मध्य चक्र की लिटियल फेज, लिटियल नहीं है ये, ल्यूटियल है। ठीक है, कौन सी? ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल अपन को पता है कि जो मध्य चक्र यानी स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल के दो फेज होती है, कौन सी? फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज आती है? फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल। आप ये ध्यान रखना, वो अपने आया था ना कार्पस ल्यूटियम, वो ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम बनता है, वो ल्यूटियल फेज में ही बनता है। अब यदि अपन बात करें ल्यूटियल फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के अंदर प्रोस्ट्रस और स्ट्रस आता है। ये दोनों किसके पार्ट है? ये फॉलिकुलर के। मेट और डाइस्ट्रस ये दोनों किसके पास है? ल्यूटियल के। मत ल्यूटियल फेज पूछा है तो दोनों तो होना नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी आंसर है वो राइट है। अब क्या होता है, राइट साइड यूट्राइन टॉर्जन को सही करने में के लिए जानवर को किस साइड में पलटा देंगे? पलटा। अब देखो इसमें होता है कि प्लैंक मेथड काम में लिया जाता है यूट्राइन टॉर्सन में। अपने को पता है बॉडी है, जो एनिमल की बॉडी है, ऊपर रेक्टम, नीचे वेजाइनल पोर्शन। अब जो वेजाइनल है वो यूट्रस आया, यूट्रस के अंदर फीटस है। अब ये यूट्रस यदि अपन देखते हैं भैंस के अंदर कॉमन रूप से, भैंस जब पानी के अंदर जाती है तो उसका बॉडी का वेट है वो कम हो जाता है और उसका यूट्रस अपने एक्सिस पे घूम जाता है। अब घूमने का अपने को पता कैसे चलेगा? तो रेक्टम पाल्पेशन, अपन जब हैंड इंसर्ट करेंगे रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा, तब अपने को पता चलेगा कि इसका जो यूट्रस है वो राइट साइड में घुमा है या लेफ्ट साइड में घुमा है। अब जिस डायरेक्शन में जो यूट्रस घुमा है, यदि राइट साइड में घुमा है, यूट्रस का घुमाव राइट साइड में है, ये कह रहा है कि राइट साइड यूट्राइन टॉर्सन को सही करने के लिए जानवर को किस डायरेक्शन में पलटा दे। तो यदि राइट साइड में घुमा है तो अपने दिमाग में सीधा सीधा सवाल आता है कि राइट में घुमा है तो अपन लेफ्ट में पलटा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस डायरेक्शन में यूट्रस का घुमाव है उस पशु के ऊपर उसी डायरेक्शन में, उस पशु को उसी डायरेक्शन के अंदर घुमाया जाता है, उसके ऊपर पट्टा रख के, प्लैंक रख के। ठीक है, प्लैंक मेथड के अंदर यही किया जाता है कि जिस डायरेक्शन में पशु को अपने को उसका टॉर्जन ठीक करना है, उसको उसी डायरेक्शन में अपन घुमाएंगे। यानी राइट साइड का यूट्राइन टॉर्सन है तो वो उसको किस दिशा में घुमाएंगे? राइट साइड के अंदर ही अपन घुमाएंगे। तो इस तरीके से अपने आज के जो पेपर के हैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इसमें जो मेन है पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन दिए हैं उन सभी ऑप्शन को अपने को क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन हुआ तो क्यों हुआ, बाकी ऑप्शन सही नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेपर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।